हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज के इस लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग का यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, डेफिनेशन ऑफ क्लाउड से लेकर के ऑन डिमांड प्रोविजनिंग तक के सारे टॉपिक्स मैंने इस वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कोई अदर वन शॉट अदर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू सब कुछ यहाँ पे मैंने कवर करा रखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत मोटिवेशन मिलेगा। एंड लाइक कर देना, कमेंट करके यार बता दिया करो कि चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो उसको कमेंट करके बताना, टाइम स्टैम्प लगा करके उसको मैं अगेन रिपीट करके आपको समझा दूंगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट का जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया तो जाके इसको भी आप देख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो इसको आप फॉलो करना। ठीक है, एग्जाम टाइम में देख रहे हो तो जाके देखना, सारे वहाँ पे यूनिट अपलोड हो गए होंगे। राइट, एंड प्लीज सब्सक्राइब करना। काफी लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एंड नोट्स का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट का भैया नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड सब्जेक्ट का नाम भी है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कहने का मतलब है ना, इस यूनिट के अंदर पूरे इंटायर यूनिट में हमें क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक नॉलेज लेना है आगे के यूनिट पढ़ने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आखिर क्लाउड कंप्यूटिंग आया क्यों। ठीक है, ये मेन रीजन यहाँ पे हम समझने वाले। इलास्टिसिटी क्या होता है, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से ही बताऊंगा। यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है समझ में तो आएगा ही आपको, लेकिन रिलेट कर पाओ चीजें ना, और रटने मत बैठ जाना कि लाइन टू लाइन ऐसे रट रहे हो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स यूजिंग दिस। नो, जस्ट समझ लो, एग्जाम में अपने वर्ड में लिखना होता है। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि आप कोई एक बहुत बड़ा आपके पास कोई एक, मान लेते हैं कोई एक बिज़नेस है बोल सकते हो, या कोई एक ऐसी बड़ी वेबसाइट है जिसमें बहुत सारे यूज़र्स आते हैं, ठीक है? बहुत सारे यूज़र्स आते हैं। अब उन सारे यूज़र्स का जो डेटा है उसको आपको कलेक्ट करके रखना होता है, जिसके लिए आप डेटाबेस यूज़ करोगे, कुछ स्टोरेज डिवाइस यूज़ करोगे, ठीक है? तो क्या है ना कि ये मैं पहले का ट्रेडिशनल मेथड आपको बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि जो डेटा है ना वो फिज़िकल कंप्यूटर में स्टोर होता था, समझना। अब फिजिकल कंप्यूटर में स्टोर होता था तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। सिंपल सी बात है, फिजिकल स्टोरेज या फिजिकल कंप्यूटर में जब आप कोई भी डेटा स्टोर करोगे तो पहली चीज़ तो वहाँ पे लिमिटेड हो गया। ठीक है? लिमिटेड कैपेसिटी का ही डेटा वहाँ पे स्टोर कर पाओगे। मान लो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ यूज़र्स वहाँ पे, यूज़र्स का डेटा आपके वेबसाइट पे आ रहा है, आपके आप स्टोर करना चाह रहे हो, कर नहीं पाओगे, पहली प्रॉब्लम। दूसरा, वहाँ पे मेंटेनेबिलिटी भी कुछ वहाँ पे नाम की चीज़ होती है, स्केलेबिलिटी नाम की भी कुछ चीज़ होती है, तो वो सब वहाँ पे कुछ है ही नहीं, और सिक्योरिटी नाम की तो कुछ चीज़ ही नहीं होती। ठीक है? वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल वे में। इसीलिए कुछ यहाँ पे क्लाउड सर्विस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग नाम की कुछ यहाँ पे चीज़ है। अब इसको यहाँ पे चलो समझते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड मतलब नॉर्मली बादल होता है, तो बादल में डेटा हमारा सेव नहीं होता है। ठीक है? इसको समझ में आएगा अभी आपको। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है बेसिकली। क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड सर्विसेज क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट, एज़्योर, बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, तो वो सब भी यहाँ पे हम देखेंगे। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब है ना कि कंप्यूटर सर्विसेज लाइक वही जो मैंने अभी आपको बताया, स्टोरेज या सर्वर या डेटाबेस या सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, इसको ओवर द इंटरनेट इसको यूज करना बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई पर्सनल कंप्यूटर, कोई फिजिकल कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इसको आप बोल सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग इज जस्ट लाइक रेंट करना अपने कंप्यूटिंग पावर को, अपने स्टोरेज डिवाइस को ऑन द क्लाउड। राइट, ये क्लाउड क्या होता है बेसिकली, जो लोग बोलते हैं कि हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है, हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। क्लाउड कोई ये बोल सकता है वर्चुअल कोई एक चीज हो गई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल ही बताऊंगा, समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार पेन को ओपन कर लेता हूँ। देखो, ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, आप उनको कुछ पे करते हो तो वो आपको क्लाउड में क्या करते हैं, आपको स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। देन उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे मान लेते हैं ना, क्लाउड क्लाउड में क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं। सिंपल ऐसे एज्यूम करो, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं क्लाउड में। ठीक है, अब वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है कि कितने कंप्यूटर्स रखने हैं, क्या होगा, कितना कैपेसिटी होगा, वो सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है। खाली आपको क्या करना है, अपना डेटा स्टोर करना है सिक्योर और बहुत इफिशिएंटली। ठीक है, आप क्या करते हो, कोई भी जो प्रोवाइडर है, मान लेते हैं यहाँ पे एडब्ल्यूएस का नाम बहुत आपने सुना ही होगा, तो इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देखो
तो एडब्ल्यूएस मान लेते हैं, क्लाउड सर्विस यहाँ पे आपका प्रोवाइडर है, ठीक है? जो आपको सिंपल डेटा मतलब कि स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि आप उस उनके मतलब स्टोरेज में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे ना, आप इनको पे करते हो, सिंपल सी बात है। आप इनको पे करोगे ना, तो ये अपने क्लाउड में से मतलब इनके पास जो बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स इन्होंने रखे हुए हैं, उन्हीं उनका एक छोटा-सा पार्ट ये आपको दे देंगे। मान लेते हैं आप आपने इनको $500 या कुछ भी जो अमाउंट होता है आपने पे किया, और एक बड़ा-सा जो कंप्यूटर था, इनमें आपका ये इतना पार्ट आपका हो गया। यानी अब आप इस पार्ट में आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड ये इतना जो पार्ट है ना, ये आपके लिए 24/7 हमेशा ये आपका अवेलेबल होगा। आप चाहे इसमें डेटा इंसर्ट करें या कुछ करें, तो यही होता है सिंपल। ये कंप्लीट ये क्या है, क्लाउड सर्विस ऐसे ही काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्लाउड में ही हमारा डेटा स्टोर होता है, तो मतलब एक बोल सकते हो वर्चुअल एक स्टोरेज जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें पे करते हैं, और जब हमें वो मिल जाता है, स्टोरेज हमें मिल जाता है, देन हम उस पर कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। बस इतना ही है यहाँ पे, ज़्यादा यहाँ पे हमें कहानी नहीं समझना है। लिखा यहाँ पे साफ-साफ वही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स using computer using computer services like storage server database software and networking over the internet instead of keeping them on the personal computer। मतलब उसे हम पर्सनल कंप्यूटर पे स्टोर नहीं करना चाहते। अगर करना भी चाहते हो तो कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपको बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा स्टोर करना है, खुद के कंप्यूटर पे थोड़ी ना कर पाओगे। समझ पा रहे हो? इसलिए क्लाउड नाम की कुछ चीज होती है, राइट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक रेंट करना कंप्यूटिंग पावर को। अब ये रेंट कौन करता है, वही क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो एडब्ल्यूएस में अभी आपको बता रहा था, राइट। यहाँ पे क्या करते हैं कि वो आपको मतलब कि कुछ आपसे पैसे लेकर के आपको बेसिकली आपको स्टोरेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको सर्वर प्रोवाइड किया जाता है, आपको डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है पैसे लेकर के, ठीक है। तो यही है सिंपल। इंस्टेड ऑफ ओनिंग एंड मैनेजिंग योर ऑन फिजिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंपल यही होता है। देखो क्लाउड का मतलब समझ लो इंटरनेट बेस्ड कोई कंप्यूटर सर्विसेज है, राइट। अब सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, अगर क्लाउड सर्विसेज को आप यूज करना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, इंटरनेट का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंटरनेट के साथ ही कनेक्ट करके सारी चीज़ें कर सकते हो। एक एग्जांपल ले सकते हो गूगल ड्राइव का। ड्राइव पे जो डेटा आपका अपलोड है ना, वो भी क्लाउड पे ही डेटा हमारा स्टोर होता है। जब भी आपको अपने ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना है, तो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो बस आपके पास एक गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप बिल्कुल पावरफुल सर्विसेज़ जो है, कहीं से भी, कभी भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो आई होप क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे समझ में आ गया। अभी यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक क्या दिया हुआ है। देखो, नीड्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, एग्जैक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, चीजें अगर आपको समझ में यहाँ पे आ गई ना कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, बस यही है, इसमें कुछ अलग नहीं है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था क्या नहीं। जो सारी कंप्यूटिंग मतलब हो रही है, जो भी कंप्यूटेशन हो रहा है, वो हमारे फिजिकल कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, वो क्लाउड के कंप्यूटर पे हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटर मीन्स क्या, कि वही जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, अभी देखेंगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा। तो वो जो हमने जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड सर्वर बोल लीजिए, क्लाउड डेटाबेस, उस पे जो कंप्यूटिंग हो रही है, उसे ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। ओके, आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो नीड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग की जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है। देखो, पहला तो कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट हमारा सेव हो रहा है। सिंपल सी बात है, खुद का सब मेंटेन करोगे, मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा आपको स्टोर करना है, तो फिर चलो, फिर आप बहुत बड़ा कंप्यूटर खरीदो और उसको सेट करो, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, कॉस्ट सेविंग आपका हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग, ये वन ऑफ द नीड लिख सकते हो, राइट। सो आप इसमें क्या करते हो, जस्ट आप पे करते हो, यूज करो जो करना है आपको, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे होता है, राइट। इंस्टेड ऑफ कि आप खुद से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, फिर उसको यूज करेंगे, उससे अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रही है, उसके लिए आप पे करते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। आई होप समझ पा रहे हो, ओके। देन सेकंड आप पॉइंट लिख सकते हो स्केलेबिलिटी। जो इश्यूज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, सब आपका सॉल्व हो जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग से, लेकिन इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इजीली इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को। मान लेते हैं आपने मिलियंस ऑफ डेटा आपने स्टोर कर लिया, अब और ज्यादा डेटा वहां पे स्टोर करना चाहते हो, तो ईजी होता है वो, मतलब कि स्केल करना, ठीक है। आप और ज्यादा पे कर दोगे, और ज्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा। बस यही है सिंपल, स्केलेबिलिटी। एक्सेस भी देखो, एग्जांपल बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है, ये सब आप पढ़ोगे ना, तो नोट्स आपके पास रहेगा, अच्छे से और समझ में आ जाएगा। एक्सेसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और सिंपल सी बात है, आप अगर कोई फिजिकल कंप्यूटर पे आपने डेटा स्टोर किया है, मान लेते हैं कोई एक रूम लेकर के आपने फिजिकल कंप्यूटर बनाया, एक सर्वर बनाया, और उसमें सबका डेटा स्टोर कर रहे हो, और अभी आप बाहर हो, ठीक है। अब उस डेटा को एक्सेस करना है, तो आकर के उसी रूम में आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गूगल ड्राइव की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लाउड बेस्ड ही है, उसको आप चाहे जहाँ पे भी हो आप उसे एक्सेस बिल्कुल कर सकते हैं।
तो ये एक्सेसिबिलिटी वन ऑफ द नीड यू कैन से ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। नाउ फोर्थ यू कैन राइट डेटा बैकअप एंड रिकवरी, बहुत ईजी होता है। फिजिकल कंप्यूटर में अगर डेटा का लॉस हो जाता है तो थोड़ा रिकवर करना एज कम्पेयर टू क्लाउड कंप्यूटर डिफिकल्ट होता है, बट यहाँ पे ईजी होता है। एंड कोलेबोरेशन की बात करें, मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम, ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कोलैबोरेशन ये भी आपका एक नीड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे काफी सारे लिख सकते हो, यही एक फिक्स नहीं होगा जितना यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ऑटोमेटिक अपडेट्स भी वहाँ पे होते रहते हैं, क्लाउड सर्विसेज गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली, नो नीड टू इंस्टॉल न्यू वर्जन्स मैनुअली। अगर फिजिकल किए होते सब आपको फिजिकली वहाँ पे करना होता, बहुत ओवरहेड की वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। चलिए, तो यहाँ पे नीड्स हमने ये आई थिंक 2 बार रिपीट कर दिया, बट कोई ना। यहाँ पे देखो ये 6 पॉइंट हमने देखे, और भी यहाँ पे वही लिखा है कि कहाँ-कहाँ इसका मतलब एप्लीकेशन कहाँ बिल्कुल ये यूज़ होता है, ठीक है? इसे हम क्यों यूज़ करते हैं उन्होंने देख लिया। इसका बिज़नेस में हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन इसे एजुकेशन में एंड स्टूडेंट इसे यूज़ कर लाइक ऑनलाइन क्लास में, ड्राइव आप यूज़ करते हो, तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग ही आप यूज़ कर रहे हो, राइट? तो ये है। एंड डेवलपर इसे यूज़ करते ही हैं, सिंपल सी बात है। और डेली लाइफ में ये डेली बेसिस पे यूज हो रहा है, लाइक जीमेल, गूगल ड्राइव, व्हाट्सएप बैकअप, नेटफ्लिक्स और द एग्जांपल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या लगता है आपको कि व्हाट्सएप का जो डेटा है कोई एक रूम में एक सर्वर बना करके स्टोर किया जा रहा है? नहीं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ही सारा कुछ वहाँ पे काम हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आई थिंक यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखना मैं भूल गया हूँ, बट मैं इसको अपडेट कर दूंगा। देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपका बेसिक था, कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको नोट कर लेना। मैं बता दे रहा हूँ, मैं भूल गया यहाँ पे साइड में लिखना कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छे से समझ लेना, 7 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड कंप्यूटिंग हैज सम स्पेशल क्वालिटीज दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग। वही मैंने स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम बताया था, उसी से ये डिफरेंट है। चाहो यहाँ पे एडवांटेज लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो, एग्जाम में आपको पता ही है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एडवांटेज है ओवर इसके ट्रेडिशनल डिसएडवांटेज के, वो है आपका ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है भैया, आपको जब अपने डेटा को एक्सेस करना है, जब आपको सर्विसेज को यूज करना है, तब आप इसे ऑन डिमांड जैसे डिमांड करोगे तुरंत यूज कर लोगे। गूगल ड्राइव को जब भी आपको जितनी बार ओपन करना होता है, देखना होता है डॉक्यूमेंट को, उतने टाइम आप देख सकते हो, बिना किसी का वहाँ पे परमिशन लिए हुए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी तो गूगल ड्राइव पे 15 जीबी वहाँ पे फ्री मिलता है, देन आप एक्सेस कर पाते हो, लेकिन उससे ज़्यादा डेटा अगर आप वहाँ पे स्टोर करोगे ना, तो वहाँ पेमेंट करने के लिए बोलता है। देन वही वहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है, वहाँ पे फिर पे करोगे तो और ज़्यादा डेटा आपको क्लाउड से आपको दे दिया जाएगा, फिर और वहाँ पे स्टोर करो, ठीक है। ये है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस बेसिकली। एग्जाम्पल प्लीज रीड करना, अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। और फिर दूसरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, मतलब क्लाउड सर्विस कैन बी एक्सेस थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस से आप गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो, तो गूगल ड्राइव थोड़ा यूज करते हो, उसको थोड़ा रिलेट करिए उससे, ठीक है। तो कहीं से भी उसे आप एक्सेस कर सकते हो। रिसोर्स पूलिंग, ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में, द क्लाउड प्रोवाइडर शेयर its big resources like server, storage network with many users. These resources are allocated dynamically depending on who needs them. One of the ये भी है आपका, ठीक है। चलो और आगे देख लेते हैं। तो ये 3 हो गया, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग। ओके, चलिए देन नेक्स्ट यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट आपका है रैपिड इलास्टिसिटी। ये टॉपिक भी इसमें दिया है, इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। इलास्टिसिटी एंड वर्सेस स्केलेबिलिटी, दोनों में डिफरेंस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसी लेक्चर में इन डिटेल से, बट अभी यहाँ पे एज अ पॉइंट समझ लो। रैपिड इलास्टिसिटी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। इसमें हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी मतलब जैसे रिसोर्सेज जितना यूज हो रहा है उतना वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, राइट। जैसे मान लो अभी आपका जो स्टोरेज है वो यूज नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो रिसोर्सेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, राइट। जिससे ज्यादा जो अमाउंट है वो ना बने। अगर आपने क्लाउड सर्विस को यूज किया है ना, तो वहाँ पर हार्स का वहाँ पे सारी चीजें बनता है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा पे करोगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जितना यूज करोगे उतना पेमेंट आती है, उतना बिल आता है, सिंपल वो उसी उसी की तरह से रिलेट करिए। जितना रिसोर्स का यूज करोगे क्लाउड में, उतना ज्यादा आपको वहाँ पे करना, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी नाम की कुछ चीज है जो ऑटोमेटिक ये चीज हैंडल करती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज को, ठीक है। चलिए, तो ये है, आप देखो एग्जांपल प्लीज रीड कर लेना।
अभी इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, एग्जांपल देखो बहुत ईज़ी लिखा है, जैसे कि अमेज़न वेबसाइट गेट्स मिलियंस ऑफ यूज़र ड्यूरिंग दिवाली सेल, ठीक है? तो क्लाउड ऑटोमैटिकली क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा सर्वर, जिससे यूज़र आराम से रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकें, ठीक है? तो ये बहुत ईज़ी था, समझ गए आप, ठीक है? अब यहाँ पे 5th देख लेते हैं। मिज़र्ड सर्विसेज़ क्या होता है? मिज़र्ड सर्विसेज़ बेसिकली पे एज़ यू यूज़, ऑलरेडी मैंने बताया जितना आप यूज़ कर रहे हो रिसोर्सेज का, उतना ही आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है, उतना ही पे करना होता है, जस्ट लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट? हाई अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लाउड इज़ डिज़ाइन्ड टू बी अवेलेबल 24/7। नोटिस किया होगा आपने, अमेज़न की वेबसाइट पे रात के 2 बजे भी जाके आप शॉपिंग करते हो, बिल्कुल वहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये सब जस्ट बिकॉज़ ऑफ बोल सकते हो कहीं न कहीं उनका जो डेटाबेस है 24/7 वो अवेलेबल है, और अवेलेबल है तो सिंपल सी बात है, कोई फिज़िकल में भी हो सकता है वो फिज़िकली मेंटेन कर रहे हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। क्लाउड पे ही सारा डेटा वो स्टोर होता है। उनका ही एक बहुत पॉपुलर एडब्ल्यूएस जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनका ही है, तो वो यूज़ कर रहे होंगे। तो यही है कि आपका डेटा 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल होता है और रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है। अगर बाय द वे कोई सर्वर फेल भी हो जाता है, तो पूरा आपका वेबसाइट क्लोज़ नहीं हो जाएगा, चलता रहता है, ठीक है? तो ये है बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, ये हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है? एंड लास्ट में सिक्योरिटी भी होता है इसमें, ठीक है? क्लाउड प्रोवाइडर्स के भी गिव्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, बिकॉज़ उनको आप पे कर रहे हो, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करने की। फायरवॉल होता है, एन्क्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। चलिए, हमने ये समझ लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का हम यूज़ क्यों करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अभी इसका थोड़ा-सा डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? उसका एडवांटेज भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। तो यहाँ पे भी क्लाउड कंप्यूटिंग की मतलब देखो, एडवांटेज तो बहुत सारी है, यहाँ पे डिसएडवांटेज भी यहाँ पे समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज, एज़ अ डिसएडवांटेज यहाँ पे लिख सकते हो, भैया इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट नहीं होगा तो कैसे आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे? रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, उतना भी सिक्योर नहीं होता है, राइट? क्योंकि आपका डेटा है, और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, अब देखो सिक्योरिटी, अब यहाँ पे एज़ अ डिसएडवांटेज लिखना है, थोड़ा पॉइंट इधर-उधर करके आपको लिख देना है कि रिस्क होता है सिक्योरिटी का, बट सिक्योर भी होता है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ऊपर सिक्योर बता रहे हो, फिर नीचे बता रहे हो रिस्क भी होता है, तो ऐसा मत बोलना, ठीक है? डाउन टाइम इश्यूज़ भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है? लेस कंट्रोल होता है, बिकॉज़ आप जस्ट यूज़ करते हो सर्विसेज़ को, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है, राइट? तो लेस कंट्रोल है, कैन बी कॉस्टली, और आप जब क्लाउड स्टोरेज को जब बाय करोगे ना, तब देखोगे पर आवर्स का बहुत सारे वहाँ पे आपको पैसे चार्ज किए जा रहे होते हैं, तो बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है? डेटा ट्रांसफर स्पीड डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट, यस। हार्ड टू स्विच प्रोवाइडर, तो ये भी होता है, आप एक प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो, देन दूसरा यूज़ करना चाहते हो सेम डेटा को ट्रांसफ़र करके, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब करने में, ठीक है? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया, डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके। अभी जो बार-बार हम बोल रहे हैं कि क्लाउड पे डेटा हमारा स्टोर होगा, ये यही कुछ है प्रोवाइड करते हैं। यही ही नहीं है, काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ टॉप 10 क्लाउड प्रोवाइडर के मैं आपको पे नाम बता रहा हूँ। एडब्ल्यूएस वन ऑफ द मोस्ट, जो फेमस बोल सकते हो, पॉपुलर आपका क्लाउड प्रोवाइडर है, जो लगभग सभी कंपनी, सभी वेबसाइट यूज़ करती हैं। और एज़्योर का भी है, गूगल क्लाउड का भी है, अलीबाबा क्लाउड का भी है, सेल्सफोर्स का भी है, डेल का भी है, आईबीएम का है, डिजिटल ओशन का भी है, एंड ड्रॉपबॉक्स का है। मोस्टली अगर बात करें यहाँ पे एडब्ल्यूएस, डिजिटल ओशन करके, जो भी आप बिल्कुल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है? तो ये सब के नाम बस याद रखना, 2 मार्क्स के लिए बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, ठीक है? तो पता होना चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे देख लेते हैं की फीचर्स की बात करें, यहाँ पे इसको भी आप रीड कर लेना कि क्या-क्या की फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, चलिए अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब जब नोट्स आपको मिलेगा ना, तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि ये कब क्वेश्चन आया था। मुझे याद है मैंने नोट्स बनाया है, बट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। सो चीज़ें मैं मेंशन कर दूँगा, ठीक है? चलिए, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। अब यार क्लाउड कंप्यूटिंग, सिंपल सी बात है, कंप्यूटर लैपटॉप अभी जो यूज कर रहे हो, जिसमें वीडियो देख रहे हो, राइट? ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट डायरेक्ट कंप्यूटर ही आ गया। पहले मिनी कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर का भी इवोल्यूशन हुआ, समझ रहे हो? कंप्यूटर का भी इवोल्यूशन हुआ, ऐसे हर चीज का देखो इवोल्यूशन हुआ। आपका भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, पहले क्या थे, अभी क्या हो, आगे क्या होगे, राइट? तो यही है, हर चीज का इवोल्यूशन होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग भी आ गया, इसका भी इवोल्यूशन हुआ है। कहाँ से हुआ है, ये सब हमें यहाँ पे समझना है, इसका फाउंडेशन क्या था, सारी चीजें। तो वहां पे यही लिखा है, क्लाउड कंप्यूटिंग डिड नॉट कम सडनली, वही ठीक है। इट इट इवॉल्व स्लोली विद इम्प्रूवमेंट्स इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज।
चलिए, फर्स्ट यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वर्सेस पैरेलल कंप्यूटिंग, ये आगे का टॉपिक है, देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ लो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग 1950s में यहाँ पे बेसिकली इसका कहानी लिखा है। computers were connected together to share tasks. Work was divided into small parts and executed on the different machine. तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है, मतलब कोई टास्क है वो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से वो कंप्यूट हो रहा होगा बेसिकली, ठीक है। एक क्लाउड सर्विसेज मल्टीपल कंप्यूटर के साथ वहाँ पे कनेक्ट होगा। चीजें समझ में आ गई भी, बस इतना याद रखो। दूसरा होता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग हुआ, बिग एंड पावरफुल कंप्यूटर यहाँ पे आया, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो वही है, मतलब कि बिग एंड पावरफुल कंप्यूटर यूज्ड बाय मैनी यूजर्स थ्रू डम्ब टर्मिनल्स। मतलब कि डम टर्मिनल्स क्या होता है, स्क्रीन विदाउट प्रोसेसर, ऐसे स्क्रीन जो जिसमें कोई प्रोसेसर नहीं होते हैं उसे हम डम्ब टर्मिनल बोलते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आया। फिर इसके बाद क्लस्टर कंप्यूटिंग आ गया। क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या, मैनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड एंड वर्किंग एज अ सिंगल पावरफुल सिस्टम। हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे मिला, रिलायबिलिटी यहाँ पे आई, एट लोअर कॉस्ट देन अ मेन फ्रेम। ये धीरे धीरे देखो इवोल्यूशन हो रहा है, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग आएगा, ठीक है। पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आ गया, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटिंग आ गया, क्लाउड यहाँ पे क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे, अब इसको मैं आपको बताता हूँ, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में ये चीज यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पे क्या समझा, इसका डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यहाँ पे देख लिया, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग यहाँ पे आया, क्लस्टर कंप्यूटिंग आया, अब ग्रिड कंप्यूटिंग है, वर्चुअलाइजेशन है, वेब 2.0 है, सर्फेस ओरिएंटेशन है, और यूटिलिटी कंप्यूटिंग है। द लास्ट में यहाँ पे अभी क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है। समझ रहे हो, 2007 के बाद से ऑनवर्ड्स क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होना स्टार्ट हो गया। तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली आपको अच्छे से पढ़ना है ये सारे, बस आपको की पॉइंट्स ये याद रखना है, कितने कितने यहाँ पे इवोल्यूशन कैसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, बस आपको एक्सप्लेन करते चले जाना है, ठीक है। चलिए, ग्रिड कंप्यूटिंग देख लेते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? ग्रिड कंप्यूटिंग बेसिकली यहाँ पे है रिसोर्सेज यानी कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन वर कनेक्टेड टू वर्क टुगेदर लाइक अ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि जो कंप्यूटर है वो मतलब कि वर्चुअली वो कनेक्टेड है, राइट, कनेक्टेड है, और उस रिसोर्सेज को वहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। यूज फॉर बिग साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फॉरकास्टिंग एक्सेट्रा। तो यूज आइडल रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड इफिशिएंटली, तो ग्रिड कंप्यूटिंग यहाँ पे है। फिर इसके बाद वर्चुअलाइजेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स कोड रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन, मतलब कि बहुत सारे जो वर्चुअल मशीन्स हैं, वर्चुअल मशीन मतलब जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वर्चुअली जो काम करते हैं। तो मल्टीपल वर्चुअल मशीन कोड रन ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन, इम्प्रूव्ड हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, कॉस्ट सेविंग एंड आइसोलेशन। बेटर यूज होता है ऑफ वन मशीन फॉर द मल्टीपल पर्पस। वर्चुअलाइजेशन यहाँ पे हो गया। और देखो बस पॉइंट में आपको यहाँ पे लिखते चले जाना है। इसके बाद है सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या है, सर्विसेज वर डिलीवर्ड एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, यानी कि देखो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसको SaaS भी बोलते हैं। लाइक जीमेल, सेल्स फोर्स, इंस्टेड ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर पीपल कुड यूज देम ऑनलाइन। ये होता है सर्विस ओरिएंटेशन, मतलब सर्विस जो है ना वो डिलीवर्ड हो रहा था एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, लाइक जीमेल, सेल्स फोर्स, ये होता है आपके SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या होता है। ओके, यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या है? यूटिलिटी कंप्यूटिंग मतलब कि कंप्यूटिंग बिकम लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पे फॉर व्हाट यू यूज, राइट। जितना आप यूज करें उतना आप यहाँ पे पे करें। एग्जांपल अमेजॉन वेब सर्विसेज का है, स्टार्टेड ऑफरिंग सर्वर्स ऑन द रेंट, मतलब कि जितना आप यूज करेंगे खाली उतना आपको पेमेंट वहाँ पे करनी है। यूटिलिटी कंप्यूटिंग ये होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अभी जस्ट आपको मैंने बताया, ये सारे प्रीवियस आइडियाज को ये बिल्कुल मर्ज किया, राइट, देन फॉर्म किया क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। देखो चीजें थोड़ी थोड़ी बहुत आपको समझ में आ रही होगी। पहले डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग था, उसमें क्या चीजें कैसे थी, राइट। मेन फ्रेम कंप्यूटिंग था, क्लस्टर था, फिर ग्रिड था, फिर वर्चुअलाइजेशन। धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 2007 ऑनवर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये सारे प्रीवियस जो बोल सकते हो आइडियाज थे हर कंप्यूटिंग के, उसको लिया और एक क्लाउड कंप्यूटिंग एक यहाँ पे बोल सकते हो बन गया आपका टेक्नोलॉजी, ठीक है, ठीक है। सो प्रोवाइड्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पे देखो दिया है इतना सारा। अब यहाँ पे एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम विद स्केलेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मैंने आपको पहले ही जस्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो वही इस चीज यहाँ पे लिख सकते हो, अलग से कुछ यहाँ पे रटने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको समझ लेना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे अब चलो समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, क्लाउड कंप्यूटिंग आप बेसिकली मतलब क्लाउड सर्विसेज को आप यूज करते हो। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में बात कर रहा हूँ तो उसे क्लाउड सर्विस आप बोलो या क्लाउड स्टोरेज बोलो, क्लाउड डेटाबेस बोलो, कहने का मतलब ये सारी चीजें जो है ना ऑन द क्लाउड कंप्यूटर कंप्यूटर हो रहा है, कोई फिजिकल कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है बस। अब इसका आर्किटेक्चर की बात करें, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, मार्क कर लेना। देखो यहाँ पे आपके 3 चीज़ें होती हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और इंटरनेट होता है। इन 3 मतलब अगर कंपोनेंट अगर ना हो तो क्लाउड कंप्यूटिंग फिर एक्सेस आप नहीं कर सकते, क्लाउड सर्विसेज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है? अब इसको चलो समझ लेते हैं। इसका डायग्राम आपको इस तरीके से कुछ बनाना है। क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा या आप क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड आप इसे बोल सकते हैं। एंड बैक एंड में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है? मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी होता है, एप्लीकेशन सर्विसेज़, क्लाउड रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये फ्रंट एंड बैक एंड किसकी हेल्प से कनेक्ट होता है? इंटरनेट की हेल्प से कनेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल ले लो एक, आप गूगल ड्राइव से अपने डेटा को जो भी क्लाउड पे वो सब डॉक्यूमेंट आपने स्टोर कर रखा है, वो क्लाउड पे ही है बेसिकली, ठीक है? तो उसे आप एक्सेस करना चाहते हो तो क्या कैसे आप एक्सेस करते हो? तो पहली चीज़ तो आपके पास फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड क्या है? वही गूगल ड्राइव एप्लीकेशन, ठीक है? वो फ्रंट एंड हो गया। उसी से तो एक्सेस करते हो। दूसरी चीज़ आपके पास इंटरनेट है, ठीक है? अब हमें मेन समझना है कि बैकएंड में, बैकएंड में क्या-क्या चीज़ें होती है, राइट? अब समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे। देखो तो यहाँ पे वही लिखा है, 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और इंटरनेट तो होता ही है। तो फ्रंट एंड मतलब कि क्लाइंट के साइड क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यूज़ हो रहा है। तो दिस इज़ यूज़र साइड, मतलब इंक्लूड द डिवाइस एंड द एप्लीकेशन द यूज़र यूजेस टू एक्सेस द क्लाउड लाइक ब्राउज़र, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्लाइंट के पास होना चाहिए, तभी ना कर पाएगा एक्सेस वो क्लाउड स्टोरेज को। then clients example, you open Gmail using your phone browser, that's द फ्रंट एंड बेसिकली, ठीक है? वही है आपका फ्रंट एंड, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए ये फ्रंट एंड का हो गया। और भी यहाँ पे कहानी लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समझ लेते हैं मीडियम, ये इसका होना तो जरूरी ही है, पहले ही मैंने आपको बताया। इंटरनेट, द इंटरनेट ही कनेक्ट करता है आपके फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ, यानी कि आपको डेटा को ला करके मतलब कि इंटरनेट ला करके नहीं देता, बट इंटरनेट की हेल्प से ही आता है, ठीक है? तो ये फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करता है, आपको सर्वर क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा। देन आप सारा कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कितनी बार भी लगा सकते हैं, ठीक है? इंटरनेट ये आपका मीडियम हो गया। नाउ बैकएंड, बैकएंड यानी क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, जो आपका डेटा, जो आपका स्टोरेज डेटाबेस या सर्वर जो क्लाउड पे मतलब कि है, वो कैसे उसमें क्या क्या मतलब कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो समझते हैं। सो दिस इज क्लाउड प्रोवाइडर साइड, क्लाउड प्रोवाइडर साइड ये सारी चीजें होती है। एंड ये आपकी मतलब ओवरहेड मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट? आपको ये सब कुछ मतलब सोचना ही नहीं है कि क्या सिक्योरिटी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बस आप पे कर रहे हो, आप यूज करो, सिंपल। अब आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल चलो पे कर रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी अब दिमाग लगा रहे हो कि बिजली आ कहाँ से रही है, राइट? कैसे बन रही है, ये सब सोचोगे तो फिर क्या ही मतलब है फिर ऐसे मतलब करने का, ठीक है? आई होप समझ पा रहे हो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही होता है बेसिकली कि वो सब क्लाउड प्रोवाइडर्स साइड वो उनकी प्रॉब्लम होती है, वो सब हैंडल कर रहे होते हैं। फ्रंट एंड में बस खाली आपका इंटरेक्शन होता है विद एनी एप्लीकेशन जिसका यूज करके आप क्लाउड डेटा को एक्सेस करोगे, ठीक है? चलिए, अब बैकएंड में मैं बात करूँ, बट इसको भी समझना ज़रूरी है। तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्या होता है? देखो ये बेस लेयर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बेस लेयर, यानी फिजिकल हार्डवेयर लाइक द सर्वर, स्टोरेज, डिवाइस एंड नेटवर्किंग। अब सिंपल सी बात है, ऐसा ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं। जैसे बात कर रहे हैं कि क्लाउड में डेटा स्टोर होगा, तो कहीं न कहीं तो सिंपल सी बात है, उसका भी एक सेंटर होगा, डेटा सेंटर होगा, राइट? जैसे गूगल क्लाउड हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, एज़्योर हो गया, ये डेटा सेंटर होते हैं, राइट? यही आपके प्रोवाइडर्स होते हैं। एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड, एज़्योर जो आपको बताया था, यही आपको प्रोवाइड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली, जो क्लाउड पे आप डेटा स्टोर कर पाते हैं। दूसरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहला आपका कंपोनेंट हो गया, दूसरा आपका स्टोरेज हो जाएगा, जो स्टोर करता है ऑल द क्लाउड डेटा सिक्योरली। स्केलेबल है, आपको पहले ही बताया था। चीज़ें आप लिख पाओगे, अब इसे लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। थर्ड आपका है क्लाउड रन टाइम, राइट? यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन लेयर मतलब प्रोवाइड्स अ वर्चुअल इन्वायरमेंट वेयर एप्लीकेशन रन, राइट? तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे क्लाउड रन टाइम का मतलब वही है कि क्लाउड पे डेटा कैसे आपका वहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें नहीं, आगे भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहला हो गया, दूसरा स्टोरेज हो गया, क्लाउड रन टाइम हो गया, यानी वर्चुअलाइजेशन लेयर है। मतलब यही वर्चुअलाइजेशन लेयर ही आपको प्रोवाइड करता है वर्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ पे वो एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है? देन मैनेज कर रहा है रिसोर्सेज को लाइक सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज यूजिंग वर्चुअलाइजेशन।
राइट? इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ यूज़ यूज़ होती है, नाम याद रखना, वीएम वेयर करके, हाइपर वी करके, एंड सर्विसेज एंड एप्लीकेशन, इसे आओ देख लेते हैं। तो ये भी बैकएंड में आपका यूज़ होता है। सर्विसेज मतलब कि वही कि किस टाइप की सर्विसेज वो यूज़ किया जा रहा है, लाइक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज यूज़ किया जा रहा है कि ये यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज यहाँ पे होती है जो प्रोवाइड की जाती है। लाइक जीमेल के लिए आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, गूगल ऐप इंजन के लिए इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अभी एग्जैक्टली मुझे तो कोई इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, तो सर्च कर लेना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? इसको देख लेना कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसे बहुत सारे ना सर्विसेज हैं बेसिकली जो अलग अलग मतलब कि बोल सकते हो अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? तो ये हो जाएगा आपका सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं क्लाउड सर्विसेज, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसके बाद है एप्लीकेशन, ठीक है? जब आप क्लाउड क्लाउड पे कोई भी डेटाबेस आप अगर मतलब परचेज करते हो अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो इन्हीं में से कोई ना कोई सर्विस आपको मिल रहा होगा, ठीक है? देन एप्लीकेशन यहाँ पे द एक्चुअल एप्लीकेशन दैट यूजर एक्सेस, लाइक गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ड्राइव, ये एप्लीकेशन ही तो है। बस यही सारी चीज़ें हो गई। एंड फिर यहाँ पे फोर्थ आपका हो जाएगा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। अब ये सारी ना बैक एंड साइड होती है, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये सबसे मतलब ही नहीं होता है हमें, ठीक है? तो बट यहाँ पे पढ़ना ही है। तो कंट्रोल एंड मैनेज ऑल रिसोर्सेज इन द क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज, रन टाइम, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये सारी चीजें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैंडल कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी रिलेटेड। प्रोवाइड्स डेटा प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन एंड प्राइवेसी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाउड इज शेयर्ड अमंग मैनी यूजर। तो सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है? ओके, चलिए ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या है। देखो काफी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, राइट? बट अगर डिटेल से तो आएगा ही 7 मार्क्स में, कंफर्म ही है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करना है, इन डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? एक्सप्लेन करके कर ही लोगे आप, ठीक है? तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। इतनी चीजें आपने पढ़ लिया, अब ये तो लिख ही लोगे आप, ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग के क्या क्या एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन, डेटा ही स्टोर करना है हमें, उसमें डेटा स्टोरेज एंड बैकअप में यूज होता है, वेब होस्टिंग में यूज होता है आपका, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, बिल्कुल ये भी एप्लीकेशन हो जाएगा। ई कॉमर्स में यूज होता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब मतलब कि क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग हो गया, ठीक है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब क्लाउड सर्वर पे ही काम कर रहे हैं। बताओ इतने रील्स अपलोड हो जाते हैं, वो कहाँ पे मतलब सेव हो रहा होगा डेटा? क्लाउड पे ही डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है? एजुकेशन हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई प्लेटफॉर्म्स हो गया, एंड बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये सारे क्या है एप्लीकेशन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, राइट कर देने एग्जाम में, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैरेलल कंप्यूटिंग वर्सेस आगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है? तो पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी देखेंगे, विथ डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग, पहले तो ये समझ में आना चाहिए ना, ये कंप्यूटिंग मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ चीज जो कंप्यूट हो रहा हो, राइट? कैलकुलेट हो रहा हो, कुछ ऐसे रिलेट करिए। पैरेलल कंप्यूटिंग का मतलब है जो एक साथ हो रहा हो, समझ पा रहे हो? ये है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग मींस डिवाइडिंग अ बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो बड़ी प्रॉब्लम है उसे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। दीज स्मॉलर पार्ट्स आर सॉल्व्ड at the same time simultaneously using multiple processor or you can say computers, वही होता है आपका पैरेलल कंप्यूटिंग। देन फिर रिजल्ट को कंबाइन कर दिया जाएगा फाइनल आउटपुट के लिए। मान लेते हैं पैरेलल कंप्यूटिंग में, आपको एक और एग्जांपल से देता हूँ। देखो एक बड़ा सा एक घर बनाना है, ठीक है? सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा एक घर बनाना है। मान लेते हैं वहाँ पे 10 मजदूर वहाँ पे बेसिकली काम कर रहे हैं घर बनाने के लिए, ठीक है? तो सेम टाइम पे अलग अलग कोई फर्श बना रहा है, कोई दीवार खड़ा कर रहा है, अलग अलग चीज एट द सेम टाइम बनाई जा रही है। जब सारे लोग अपना काम कंप्लीट कर देंगे, का सब सभी काम को कंप्लीट करने के बाद उनको मिलाया जाएगा, तो फाइनली एक फाइनल आउटपुट आता है, और उसी फाइनल आउटपुट यानी एक घर बन जाता है। यही होता है पैरेलल कंप्यूटिंग। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है? बस यही याद रखना है, कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। अब उस स्मॉलर पार्ट्स को अलग अलग वहां पे मल्टीपल प्रोसेसर, वही मल्टीपल मजदूर बोल लो, एट द सेम टाइम उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बस वही है आपका पैरेलल कंप्यूटिंग। समझ पा रहे हो? नाम से सजेस्ट हो रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, वही यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है, तो रीड कर लेना, ठीक है? स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अब 7 मार्क्स में अगर ये आता है पैरेलल कंप्यूटिंग, तो खाली डेफिनेशन ही तो नहीं लिखोगे, ये स्टेप्स याद रखने हैं, राइट? प्रॉब्लम,
डिवाइड इनटू इंस्ट्रक्शन यानी स्मॉलर पार्ट्स में, फिर असाइन करेंगे अलग अलग प्रोसेसर को उसका जो भी वर्क होगा, फिर एग्जीक्यूट करेंगे सभी को, फिर उनके रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने लिख दिया, बट बिल्कुल भी इतना मत लिखना, 7 मार्क्स में आएगा। तो इस चीज को आपको कैसे 2 पेज में लिखना होता है, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, लिख पाओगे आप। तो बस यही स्टेप्स था, इसमें और कुछ है ही नहीं, राइट। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो स्टेप्स क्या है, प्रॉब्लम मतलब कि बड़े प्रॉब्लम को यहाँ पे हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड कर देंगे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में, देन असाइन करेंगे सबको अपना अपना काम, जैसे मजदूर को सबको अपना अपना काम पे असाइन किया जाता है, फिर एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग साइमल्टेनियसली, फिर उनके बाद में जो रिजल्ट आता है उसको कंबाइन कर लिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हो गए, इसको याद रखना है। एडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। एडवांटेज ये टाइम एंड मनी सेव करता है, क्योंकि हमारा काम फास्ट हो जाता है। जहां एक मजदूर घर बनाएगा 1 साल में, वो 10 मजदूर बहुत जल्दी बना देंगे, ठीक है। तो कैन सॉल्व बिग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये सारी चीज देख लेना। सीरियल कंप्यूटिंग फेल हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो सीरियल कंप्यूटिंग का मतलब है वन बाय वन, राइट। कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग पहले होती थी वो सीरियल कंप्यूटिंग बेस्ड ही होती थी। कहने का मतलब पहले एक वहां पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम के लिए सीरियल कंप्यूटिंग आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, कोई बड़ा घर बन रहा है, पहले एक मजदूर आके काम करेगा, वो पूरा दीवार खड़ा कर लेगा, देन उसके बाद आप दूसरा कोई मजदूर आएगा वहाँ पे काम करेगा, तो ये मतलब फेल हो जाता है, ऐसा बोल यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। सो यूजेस रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली, नो आइडल सीपीयू पार्ट्स, यस। अलाउ allows use of distributed resources, not only local machine, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। इसका डायग्राम ये थोड़ा देख लो कैसे डायग्राम यहाँ पे है। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिया गया, अब उसे मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, डायग्राम इजी है, बना लोगे। डिसएडवांटेज की बात करें, डिफिकल्ट टू डिवाइड सम प्रॉब्लम, यस ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो यस आप ये भी लिख सकते हो, रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कॉस्टली सेटअप होता है इफ मैनी प्रोसेसर आर नीडेड। कॉस्टली तो होगा ही, बेसिक सी बात है। तो ये हमने यहाँ पे पैरेलल कंप्यूटिंग के बारे में समझ लिया। अब इसी में आता है टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म, कितने टाइप्स के यहाँ पे पैरेललिज्म होते हैं। तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। बिट लेवल पैरेललिज्म, पहला क्या होता है, बिट लेवल पैरेललिज्म, ओके। सो प्रोसेसर हैंडल्स मोर बिट्स एट अ टाइम। यहाँ पे क्या होगा, बिट लेवल, नाम से क्लियर हो रहा है, बिट लेवल पैरेललिज्म मतलब बिट लेवल पे पैरेलल कंप्यूटिंग हो रही होगी। प्रोसेसर यहाँ पे हैंडल करेंगे ज्यादा से ज्यादा बिट्स को एट अ टाइम, लाइक an 8-bit processor adds a 16-bit number in 2 steps, but a 16-bit processor does it in 1 step. Yes, this is called bit level parallelism. रीड करोगे समझ में आएगा। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म यहाँ पे समझते हैं। प्रोसेसर रीअरेंज करता है एंड एग्जीक्यूट करता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को वन क्लॉक स्टाइल में विदाउट चेंजिंग रिजल्ट। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। अब इसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, एक एक लाइन में लिखा है, समझ में आ रहा है कि प्रोसेसर यहाँ पे रीअरेंज करता है, री एग्जीक्यूट करता है अलग अलग सॉरी इंस्ट्रक्शन को एक ही क्लॉक साइकिल में, राइट, बिना रिजल्ट को चेंज किए हुए। टास्क पैरेललिज्म की बात करते हैं। अ बिग टास्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क रन एट द सेम टाइम ऑन द डिफरेंट प्रोसेसर, इसे हम टास्क पैरेललिज्म बोलते हैं। डेटा पैरेललिज्म होता है डीएलपी, सेम इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड ऑन मल्टीपल डेटा सेट्स एट वंस, लाइक एडिंग टू एरे बाय स्प्लिटिंग डेटा अमंग प्रोसेसर। सो डेटा पैरेललिज्म यहाँ पे होता है। देखो मैं आपको बताऊं, इतना मतलब बहुत डिटेल से भी आपको नहीं सुनना, टाइप्स आपको समझ के रखना है कि बिट लेवल पैरेललिज्म क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म क्या होता है, टास्क पैरेललिज्म क्या होता है, डेटा पैरेललिज्म क्या होता है, और यहाँ पे समझ में आई होप आपको आ गया होगा कि ये चीजें क्या है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। बताया था आपको पैरेलल कंप्यूटिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम वेयर, एक सेकेंड इसको ऑन कर लेते हैं, ओके। बहुत प्रॉब्लम होती है यार, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम वेयर मेनी कंप्यूटर्स और मशीन्स वर्क्स टुगेदर सॉल्व टू सॉल्व अ सिंगल बिग प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूटेड नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पता है कि नहीं, मतलब बेसिकली एक ही नेटवर्क के साथ अलग अलग वहाँ पे सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होगा, ये भी एक सिस्टम ही है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर या मशीन वो एक साथ किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
instead of one computer doing all the work is distributed among many computers connected through a network, right? तो यहाँ पे यही इसका मेन आइडिया है कि जो बड़ा टास्क है ना वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया दीज पार्ट्स आर गिवन टू द डिफरेंट कंप्यूटर्स, ऑल कंप्यूटर वर्क एट द सेम टाइम, पैरेलली वो काम करेंगे, एट द एंड रिजल्ट कंबाइन किया जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी यही लग रहा है, पैरेलल कंप्यूटिंग भी यही लग रहा है, तो सेम थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हाँ दोनों सेम है, डिवाइड किया जा रहा है स्मॉल पार्ट में फिर असाइन किया जा रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इसका मेन आइडिया बस खाली इतना है कि बहुत सारे यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं जो एक साथ वो काम कर रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट? यहाँ पे जो प्रॉब्लम है बेसिकली वो फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग असाइन नहीं किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है? तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज अ सिस्टम और मेनी कंप्यूटर्स और मशीन वर्क्स टुगेदर टू सॉल्व अ सिंगल बिग प्रॉब्लम, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक कंप्यूटर ही पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटिंग वहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स वहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? की फीचर्स याद रखना, मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पे हैं, ठीक है, कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क, शेयर्ड वर्कलोड यहाँ पे होता है, टास्क आर डिवाइडेड अमंग देम, फास्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे है, वर्क इज डन क्विकली, फॉल्ट टॉलरेंस भी यहाँ पे होता है, इफ वन मशीन फेल स्टिल अनदर कंप्यूटर कैन वर्क इजीली, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आपका हो जाएगा। हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यहाँ पे समझा, इसका एडवांटेज समझ लेते हैं और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे। टाइम हमारा सेव हो रहा है, लाइक पैरेलल प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है, कह सकते हो ये भी आपका एज अ पैरेलल कंप्यूटिंग है, क्योंकि सेम चीज़ें यहाँ पे मतलब समझ में आ रही है कि वही चीज़ पैरेलल कंप्यूटिंग में भी होता था और यहाँ पे भी वही हो रहा है। सो यूजेस रिसोर्स मोर इफिशिएंटली, कैन हैंडल बिग प्रॉब्लम दैट वन कंप्यूटर कैन नॉट। यस, इसका ये कुछ इस तरीके से है, मान लेते हैं ये कोई मान लेते हैं कोई डेटा है, इसे अलग अलग कंप्यूटर्स एक्सेस कर रहे हैं, किसी तरीके से भी आप डायग्राम इसका बना सकते हैं, ठीक है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है एक नेटवर्क के साथ मल्टीपल वहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे हैं। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, गूगल सर्च, ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ सर्वर वर्क्स टुगेदर, खाली एक ही सर्वर वहाँ पे ऐसा नहीं है गूगल सर्च पे, गूगल सर्च इंजन में काम कर रहा है, बहुत सारे सर्वर आपस में काम कर रहे हैं, देन वो रिजल्ट ला के आपको देते हैं जो भी यहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है? बैकिंग सिस्टम में भी बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे कंप्यूटर्स वहाँ पे यूज होते हैं, ट्रांजेक्शन हैंडल बाय मल्टीपल कंप्यूटर, वेदर फोरकास्टिंग में बात करें, यूज मैनी सुपर कंप्यूटर टुगेदर, तो ये है। इन शॉर्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक मॉडल है वेयर मेनी कंप्यूटर वर्क्स टुगेदर on a problem by dividing tasks among them, connecting through a network. It improves speed, resources sharing, and fault tolerance, and can solve very large problem, example like Google search engine, weather forecasting, ये जो ऊपर एग्जांपल मैंने बताया, राइट? क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है पैरेलल कंप्यूटिंग वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में। नहीं भी आता है अगर डिफरेंस, तब भी अगर डिटेल से पूछा जाता है तो ये सब भी आप मेंशन कर सकते हो इन टेबल, ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे समझ लेते हैं। तो पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या था, बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे थे साइमल्टेनियसली, ये था। यहाँ पे सिस्टम कंपोनेंट्स आर लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन, मतलब बहुत सारे जो कंप्यूटर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग लोकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट हैं, मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है बेसिकली, ठीक है? तो ये हो गया। सिंगल कंप्यूटर यहाँ पे रिक्वायर्ड था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर रिक्वायर्ड है। मल्टीपल प्रोसेसर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, एंड यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन, ठीक है? रिलेट करना इसको, इट मे हैव शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, इट ओनली हैव डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। इसमें शेयर्ड भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है, इसमें खाली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होता है। प्रोसेसर कम्युनिकेट विया वाया अ बस, ओके? कंप्यूटर कम्युनिकेट थ्रू मैसेज पार्सिंग, राइट? जो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, राइट? शेयर्ड मेमोरी से भी वो कम्युनिकेट करते हैं, दूसरा मैसेज पार्सिंग की हेल्प से भी वहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है उसमें कंप्यूटर कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं मैसेज पार्सिंग या मैसेज पासिंग का यूज करके बेसिकली, ठीक है? ये हो जाएगा। और इसमें शेयर्ड मेमोरी का यूज करके यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, राइट? ये लिख सकते हो, इनहैंस सिस्टम स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रिसोर्स शेयरिंग। तो ये कुछ डिफरेंस है, पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, आप लिख पाओगे, ठीक है? चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लाउड इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है? तो लास्ट कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, क्लाउड इलास्टिसिटी और ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्या होता है, इसे और समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है? तो क्लाउड इलास्टिसिटी क्या होता है? क्लाउड इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो,
चलिए समझते हैं। क्लाउड इलास्टिसिटी का मतलब होता है ऑटोमेटिक एडजस्ट करना रिसोर्सेज का, लाइक सीपीयू, रैम, स्टोरेज, बैंडविड्थ, डिपेंडिंग ऑन सडन डिमांड। राइट, जैसे मान लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जो क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग का मैंने पहले ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोल रहे, एडवांटेज ही बोल लो, इलास्टिसिटी बता दिया था कि जैसे अमेज़न की वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल उस पे मान लेते हैं कोई मान ले दिवाली की सेल चलने वाली है, ठीक है, एग्जांपल है, सपोज कर लो, ठीक है। अब वो दिवाली की सेल पे बहुत सारे बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, राइट। तो होगा क्या वहाँ पे इलास्टिसिटी नाम का ही कुछ कंसेप्ट वहाँ पे यूज होगा। वहाँ पे जब सडनली मल्टीपल वहाँ पे यूजर्स वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे या वेबसाइट पे आते हैं, डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो रिसोर्सेज का ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाना ये काफ़ी कंपलसरी है। ऐसा नहीं कोई बैठ करके वहाँ एडजस्ट करेगा, कितना यूज़र आ गया, अब रिसोर्स को चलो खरीद के बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ इलास्टिसिटी ही कंसेप्ट यूज़ होगा कि ऑटोमेटिक चीज़ें अपने आप इंक्रीज़ हो जाए, ऑटोमेटिक वो डिक्रीज़ हो जाए। मान लो अभी बहुत सारे यूजर्स वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज़ का बढ़ना सिंपल सी बात है ज़रूरी है। सीपीयू ज़्यादा यूटिलाइज़ होगा, रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, स्टोरेज ज़्यादा, बैंडविड्थ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा होगा इलास्टिसिटी की हेल्प से। और अगर वहाँ पे ज़्यादा यूज़र नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये कम भी होना चाहिए रिसोर्स है। रिसोर्स जितना यूज़ होगा, उतना ही वहाँ पे पैसे बिल आने वाला है, पहले मैंने आपको बताया। तो यही है, व्हेन मोर पीपल यूज़ योर ऐप और वेबसाइट, क्लाउड एड्स एक्स्ट्रा रिसोर्स ऑटोमेटिकली। व्हेन फ्यूअर पीपल यूज, क्लाउड रिमूव करेगा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली, यही होता है, इससे पैसा बचता है बेसिकली, ठीक है। सो यू ओनली पे फॉर व्हाट यू यूज, तो पहले ही बताया था। तो ये होता है क्लाउड इलास्टिसिटी, और जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया वो यहाँ पे एग्जांपल बिल्कुल आप एग्जाम में राइट कर सकते हो। तो भैया इलास्टिसिटी का मतलब अगर ये होता है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज का, तो फिर स्केलेबिलिटी का फिर मतलब क्या होता है, क्लाउड स्केलेबिलिटी का? देखो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है ग्रो करना रिसोर्सेस को स्टेडली, मतलब कि मैनुअली और ऑटोमेटिकली। समझ पा रहे हो? यहाँ पे क्या होगा ना कि क्लाउड को स्केल करने का मतलब है, ये थोड़ा इसको हटा देना है यहाँ पे, ये फिर क्या मतलब ही रह जाएगा अगर ये रहा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं होगा, राइट। क्लाउड स्केलेबिलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे आप मैनुअली चीजें ग्रो करोगे। अभी आपने देखा कि बहुत सारे यूजर्स आके यूज कर रहे हैं, चलो अब रिसोर्स बढ़ा देते हैं, देन आप इसे क्या करोगे, मैनुअली करोगे। तो इसे स्केलेबिलिटी बिल्कुल यहाँ पे हम बोलते हैं रिसोर्सेस ग्रो करना बेसिकली, राइट, हैंडल करने के लिए परमानेंट इंक्रीज इन वर्क लोड। आगे इसको और अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। देखो, इट इज प्लान ग्रोथ नॉट सडन लाइक इलास्टिसिटी। ये प्लान्ड होता है बट ये सडन नहीं होता है। अगर सडन मान लेते हैं आपका जो क्लाउड है वो स्केलेबिलिटी पे अगर बेस्ड है, उसमें इलास्टिसिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, तब प्रॉब्लम होगी। तब फिर आप पहले से प्लान करके चले कि हाँ इतने यूजर आ सकते हैं, आप पहले से ही बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज खरीद के बैठे हैं, तब प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि वो सही भी नहीं है फिर, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे ये आपके आप एक एज अ स्केलेबिलिटी आप प्रॉब्लम बोल सकते हो। दैट्स वाई इलास्टिसिटी यहाँ पे यूज होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में बेसिकली। तो बेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म रिसोर्स नीड्स, राइट। सो a company database keeps growing every year as a business expands, they scale up storage and computing power to handle the large workload, राइट। तो स्केलेबिलिटी का मतलब यही होता है मैनुअली वो चीजें वहाँ पे स्केल की जा रही है, रिसोर्स को बढ़ाया जा रहा है। कितने टाइप्स की स्केलेबिलिटी होती है? वर्टिकल स्केलेबिलिटी यानी स्केल अप, यानी इंक्रीज द पावर ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, ये होता है आपका वर्टिकल स्केलेबिलिटी। मतलब एग्जिस्टिंग जो मशीन है उसकी पावर को इंक्रीज करना, स्केल अप करना, ये होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। ये डायग्राम में बना सकते हो। वर्टिकल यहाँ पे स्केलिंग हो रही है, पहले यहाँ पे एक रिसोर्स था, यहाँ पे दो रिसोर्स हो गया, यहाँ पे 6 रिसोर्स हो गया। देख रहे हो कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, तो रिसोर्स बढ़ाया जा रहा है, स्केल अप हो रहा है यहाँ पे, वर्टिकल स्केलिंग इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे देखते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या होता है, स्केल आउट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एड्स मोर मशीन सर्वर टू शेयर द लोड। यहाँ पे बहुत सारे सर्वर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी हो जाएगी। डायगोनल स्केलेबिलिटी की बात करें तो ये मिश्रण होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का। यहाँ पे देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल भी है और इसका मल्टीप्लाई भी यहाँ पे देखो हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या है आपका डायगोनल स्केलेबिलिटी, बोल सकते हो मिक्स ऑफ आर्ट सॉरी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, राइट। चलिए, तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इलास्टिसिटी वर्सेस
स्केलेबिलिटी दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चलिए पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। सो हैंडल करता है ये सडन इंक्रीज और डिक्रीज वर्कलोड में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें मैनुअली करना होता है। प्रेडिक्टेबल इंक्रीज होता है वर्कलोड में, पहले से ही खरीद के रखो बहुत सारा रिसोर्सेज, ठीक है ऐसा। सो डायनेमिक यहाँ पे सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे स्टैटिक होता है या प्लान करके रखो, वही बताया यहाँ पे। स्मॉल मीडियम एंड बिजनेस के लिए यूज होता है ये आपका, और ये बिग कंपनीज यूज करती हैं इसे, राइट। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होता है, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, राइट। पहले से स्केल करके रखो, ज्यादा ही रिसोर्स करके वहाँ पे यूज करके रखो, तो चीजें सॉल्व हो जाती है, प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, राइट। चलिए ये चीज हमारे पास हो गया, हमने डिफरेंस यहाँ पे समझ लिया कि क्या होता है स्केलेबिलिटी वर्सेस इलास्टिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। द लास्ट टॉपिक इज ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। चलिए इसे समझ लेते हैं। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग और जो आपने भी इलास्टिसिटी आपने समझा ना, बस वही है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग मीन्स गेटिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर स्टोरेज और एप्लीकेशन whenever you need them and releasing them when you don't। मतलब कहने का मतलब जब भी आपको रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, तो ऑन डिमांड प्रोविजनिंग का मतलब यही है, जब आपकी डिमांड हो तब आप कंप्यूटर रिसोर्सेज को आप गेट कर सकते हो, लाइक सर्वर स्टोरेज और एप्लीकेशन को आप एक्सेस कर सकते हो, क्लाउड में अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट। जब भी आपको नीड है, और जब भी आपको नीड नहीं है देन आप उसे रिलीज कर सकते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक ऑर्डरिंग इलेक्ट्रिसिटी वाटर और फूड ऑनलाइन, यू गेट इट इंस्टेंटली व्हेन रिक्वायर्ड एंड स्टॉप व्हेन यू डोंट नीड इट। मान लो अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन क्लोज करा सकते हो अपने कनेक्शन को, ठीक है। तो बस यही है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसमें अगर हम ट्रेडिशनल वे की मैं बात करूँ, क्लाउड के पहले कैसे क्या सिस्टम हुआ करता था, कंपनीज हैड टू बाय एंड सेल देयर ऑन सर्वर, राइट, फिजिकल चीजें। सो even if they used for them 2 hours only, they had to pay for the whole machine, right। this was expensive and time wasting। समझ पा रहे हो कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज ना करें, तो भले ही आप पूरा, अगर आप देखो खुद का सर्वर आप बनाओगे, खुद का कंप्यूटर बनाओगे, तो सिंपल सी बात है वहाँ पे ज़्यादा पैसा आप एक्सपेंड करोगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा पहली चीज़, और मान लो आप पूरा यूज़ भी नहीं करते तब भी आपका पैसा तो वहाँ पे इन्वेस्ट हो ही गया ना, और टाइम वेस्टिंग होता है। तो ट्रेडिशनल वे ये है। लेकिन क्लाउड से अगर बात करें तो विद ऑन डिमांड प्रोविजनिंग की हेल्प से क्या हुआ, आपको कोई हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, राइट। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डेटाबेस स्टोरेज सर्वर, राइट। इसका जस्ट आपको पे करिए, आप यूज करिए, और ये चीज ऑटोमेटिक आपकी हैंडल की जाएगी कि व्हेन एवर यू नीड द रिसोर्सेज यू विल गेट, अदरवाइज जहाँ पे भी आपको यूज नहीं करना यू कैन जस्ट रिलीज, राइट। आप उसे कैंसिल कर सकते हैं अपने जो भी अपने सर्विसेज लिया हुआ है जिस भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है। तो ये है, यू जस्ट रिक्वेस्ट रिसोर्सेज, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं, और जब भी आपको यूज नहीं करना है देन आप इसको अपने सर्विसेज को क्लोज भी करा सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन दिया होता है बेसिकली, ठीक है। सो यू पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज। तो ये क्या है आपका ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, यही होता है। ज्यादा से ज्यादा ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, यहाँ पे सारे ही 7 मार्क्स के नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। की फीचर्स अगर आपको यहाँ पे समझना हो तो यहाँ पे समझ लो, इस इंस्टेंट अवेलेबिलिटी यहाँ पे होती है, स्केलेबिलिटी होती है, पे एज यू गो, एंड फ्लेक्सिबल ये होता है बहुत ज़्यादा, राइट। इस एग्जाम्पल को प्लीज आप रीड करना, मैंने आपको बता दिया, वही यहाँ पे लिखा है, राइट। इसे रीड करके बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लिखा है, दिवाली सेल्स वगैरह का एग्जांपल लेकर के, ठीक है। सो इन शॉर्ट अगर समझे, ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग आईटी रिसोर्सेज लाइक सर्वर स्टोरेज डेटाबेस इंस्टेंटली व्हेन एवर यू नीड, और इंस्टेड ऑफ प्री इंस्टॉलिंग देम, इट सेव्स टाइम मनी एंड एफर्ट एंड अलाउ स्केलिंग अप एंड डाउन एज पर योर डिमांड। तो यही है आपका क्या यहाँ पे ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। और एक बार मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कोई डाउट ना होगी क्या चीज़ें हमने पढ़ी क्या चीज़ें नहीं पढ़ी, राइट। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, बहुत छोटी यूनिट थी। देन यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ क्लाउड, सारी चीज़ यहाँ पे देखोगे ना, अभी सब कुछ यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स, इलास्टिसिटी जो नहीं भी दिया है वो भी यहाँ पे हमने कवर किया है, राइट। तो ओवरऑल आपका ये 100% यूनिट फर्स्ट हो गया कंप्लीट, राइट। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करना न्यू विजिट को, और कमेंट करके बताना चीज़ें अगर नहीं भी समझ में आई है, कोई भी ऐसा टॉपिक कोई भी पार्ट, देन कमेंट करना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसिडर करूंगा और समझाऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए आप जाके
प्लेलिस्ट को एक्सेस करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेलिस्ट को देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।